वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी एस्टेट कॉमर्स के एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 4 और इसमें 30 क्वेश्चंस लिए गए। इन क्वेश्चंस में जो इंक्लूड किए गए हैं वो बिजनेस स्टडीज के और इंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। ऑप्शन देखिए क्या है। क्रेता की सावधानी का नियम, बायर बी अवेयर। बी विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर बी अवेयर। सी इन दोनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द टू। और डी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। समाज के प्रति प्रबंध क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है उसका। प्रबंध जिम्मेदार होता है। तो जिम्मेदारी कैसे होगी उसकी? तो कहते हैं कि देखो मैनेज यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और गुड्स वो सेल करेंगी, तो मैनेजमेंट का नियम क्या कहता है, ये जो मैनेजमेंट का नेचर में ये शामिल है कि बायर को क्या होना चाहिए, बायर को बी अवेयर होना चाहिए। क्योंकि गुड्स क्या है, सोसाइटी में जाएगा और अगर सोसाइटी इसको नेग्लेक्ट करती है या कहीं से भी उसके जो चांसेज हैं, जैसा कि सोसाइटी का एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं होगा तो ये मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बी, दैट इज विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर बी अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समन्वय स्थापित किया जाता, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि समन्वय प्रबंध का सार है, ये तक कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कहते हैं समन्वय स्थापित किया जाता है किसके द्वारा? ए उच्चतम स्तर प्रबंध के द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। बी मध्यम स्तरीय प्रबंध के द्वारा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। सी निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा, लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। डी इनमें से कोई किसी के द्वारा नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है वो एस्टेब्लिश किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, सारी चीज़ों को देखता है। तो ये कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? ए ऑप्शन इज द राइट, उच्चतम स्तर के प्रबंध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक क्रांति मूलाधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। ऑप्शन देखिए वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट। बी संयोजन का, कॉम्बिनेशन। सी विवेकीकरण का, रेशनलाइजेशन। डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं, उनके द्वारा ही ये प्रतिपादित है। यानी कि मानसिक क्रांति मूलाधार किसका? वैज्ञानिक प्रबंध का। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। टेलर का मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे और ये स्टील की कंपनी में काम करते थे। द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। ऑप्शन देखिए इन्होंने क्या जो अपनी स्टडी में, एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने जो साइंटिफिक मेथड्स दिए हुए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो मेथड्स कौन कौन से? तो कहते हैं गति अध्ययन है, मोशन स्टडी। बी थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी। सी गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी। डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी। इन अपनी इस स्टडी में उन्होंने इन तीनों स्टडी के जरिए गति स्टडी यानी कि गति अध्ययन का मतलब मोशन स्टडी कि कोई भी कर्मचारी किसी भी काम को करने में कितने बार मोशन किया करता है, ठीक है। और इन्होंने अपनी कोशिश में कुछ ऐसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्होंने 18 से 5 तक के अपने मोशन को ला दिए थे, इतना इन्होंने मैनेज करा था। थकान अध्ययन का मतलब इनका ये है कि कोई भी इंसान जो भी काम करने के बाद कोई भी कर्मचारी को कितना रेस्ट की आवश्यकता होती। और समय अध्ययन से इन्होंने एक स्टैंडर्ड यानी प्रमापीकरण को तय किया कि 1 घंटे यानी कि जो कि 8 घंटे का टाइम होता है या 1 घंटे का जो स्टैंडर्ड है, तो उस अंतराल में, उस घंटे में, उस ड्यूरेशन में कितनी यूनिट्स बननी चाहिए और उनका जो कर्मचारी है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है।
टेलर ने अपनी एक्सपेरिमेंट में स्टैंडर्डाइजेशन यानी प्रमापीकरण पे ज़्यादा जोर दिया। तो देखिए हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट क्या है? लचीले, बी सार्वभौम, सी संपूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट, डी अव्यवहारिक बिहेवियरल। तो प्रबंध के सिद्धांत कौन से नहीं? संपूर्ण नहीं है, सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करी गई, हालांकि सार्वभौमिक हैं, लचीले हैं और व्यवहारिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध सिद्धांत नहीं है? टेलर का प्रबंध सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन देखिए इसमें पहले तो ये जान लीजिए एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए उनमें से ये कौन से हैं? विज्ञान ना कि अंगूठा टेक नियम। इन्होंने कहा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब रूल ऑफ, ये जो लिखा हुआ ना रूल ऑफ थंब, इसका मतलब क्या है कि वैसे क्या होता था कि जब मैनेजर जिसको जैसा समझ में आता था उस हिसाब से वो रूल अप्लाई कर लेता, यानी कि उसकी अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अपनी इजीनेस के हिसाब से या अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट के हिसाब से वो अब प्रिंसिपल्स को लागू कर देता है। इसको बोलते हैं अंगूठा टेक नियम। ठीक है, अब वो कहते हैं कि टेलर ने कहा कि देखो अंगूठा टेक नियम नहीं चलेगा। कैसा चलेगा? वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक विधि से जो भी चीजें निकल करके आई हम उन्हें ही हमें फॉलो करना होगा, साइंस के बेसिस पे चलना होगा। बी कार्यात्मक फोरमैनशिप, इन्होंने कहा फंक्शनल फोरमैनशिप, तो फंक्शनल फोरमैनशिप तो इन्होंने ही दिया, इनके प्रबंध सिद्धांत में ही है। और सी अधिकतम ना कि सीमित उत्पादन, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। डी सहयोग ना कि विरोध, है ना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि एक मैनेजमेंट और कर्मचारी, है ना, तो मैनेजमेंट और कर्मचारी को मिलजुल के काम करना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, आपस में किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा या आप यूँ कह सकते हो विवाद नहीं होना चाहिए। टेलर ने इस बात पे जोर दिया क्योंकि अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है, तो इस चीज़ पर तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो सी, यानी कि अधिकतम ना कि सीमित उत्पादन, ये टेलर का कोई भी सिद्धांत नहीं है, बाकी सारी चीजें सिद्धांत है। ये फंक्शनल फोरमैनशिप, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, ये सारे ही टेलर के सिद्धांतों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फ्योल था एक। हेनरी फ्योल क्या थे? तो देखिए एक सामाजिक वैज्ञानिक यानी सोशल साइंटिस्ट, बी खनन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, सी लेखाकार, अकाउंटेंट, डी उत्पादन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर। तो हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर थे यानी कि माइनिंग इंजीनियर थे, लेकिन इनके साथ में ये इनका जन्म हुआ 1841 और 1925 तक जो है 1925 में इनकी डेथ हो गई। सन 1872 में ये उस कंपनी में जो है खनन कंपनी में क्या ये प्रबंधक के तौर पे जुड़े और 1988 में ये उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर जा पहुंचे। और इन्होंने अपने सिद्धांतों में 14 प्रिंसिपल यानी कि 14 सिद्धांत दिए इन्होंने, और जो कि एक माइलस्टोन माना जाता है मैनेजमेंट की कामयाबी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई तो उसमें क्या क्या लाई गई? उदारीकरण लिबरलाइजेशन, बी वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, सी निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, डी ये सभी ऑल ऑफ दिस। तो लिबरलाइजेशन में क्या किया गया कि लाइसेंस प्रणाली को खत्म किया गया या कम किया गया। ठीक है, बी वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यापार हुआ तो वो व्यापार कैसा हुआ कि विश्व पटल पे यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये सब किया जाने लगा। जब हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ उसको इन्होंने क्या किया? एक्सपोर्ट करा। और जब कभी जरूरत पड़ी अब मतलब हमारे देश के व्यापार को पूरे सारे देशों के लिए खोल दिया गया, विश्व भर के लिए खोल दिया, इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और सी निजीकरण का मतलब प्राइवेटाइजेशन की गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जो कि बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन आज़ादी के समय पर आप देखें तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ही उन सब का प्रोडक्शन करा करती थी, तो उसका क्या करना शुरू किया इन्होंने? डिसइन्वेस्टमेंट करके निजीकरण शुरू किया, प्राइवेटाइजेशन, जिसके अच्छे परिणाम आए। तो नई आर्थिक नीति के ये प्रमुख अंग हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नियोजन है, प्लानिंग इज। ऑप्शन देखिए ए लक्ष्य अभिमुखी गोल ओरिएंटेड, बी उद्देश्य अभिमुखी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, सी मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस, डी ये सभी ऑल द अबव। देखिए क्या है प्लानिंग, क्या है? पहली चीज तो प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन पूछा जाता है, प्राइमरी फंक्शन माना जाता है, मेन फंक्शन माना जाता है, क्योंकि प्लानिंग के बाद ही आगे सारी चीज़ें बढ़ती हैं। और ये
ये सब जो है ना, ये विशेषताएं हैं प्लानिंग की, कि प्लानिंग क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। जब प्लान करोगे तो गोल ओरिएंटेड तो होगा ही, गोल लक्ष्य आपने देखा होगा, लक्ष्य के बारे में आपने पहले ही प्लान कर लिया होगा। बी, उद्देश्य अभिमुखी, मतलब कि ऑब्जेक्टिव आपको पाना है। सी, मानसिक प्रक्रिया का मतलब मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि आप प्लान करते हैं तो मानसिक प्रक्रिया तो होती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियोजन प्रबंध का चरण है, द प्लानिंग इज स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन देखिए, प्रथम फर्स्ट है, बी अंतिम यानी कि फाइनल है, सी मध्यम यानी मीडियम है, और डी वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल है। तो नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगठन स्वतः निर्मित होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, ये कहाँ पे होता है कि क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल, बी अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, और सी औपचारिक यानी फॉर्मल, डी डिविजनल यानी कि विभागीय। तो देखिए संगठन कहाँ पे, ऐसी जगह जहाँ पे संगठन स्वतः निर्मित होता है। तो स्वतः निर्मित तो नहीं होता, क्योंकि देखिए क्रियात्मक है, फंक्शनल है, तो फंक्शनल में डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। और विभागीय जहाँ पर डिविजनल है, जैसे कि एक लाइन एक ही तरह के गुड्स जो प्रोड्यूस करते तो उनको डिविजनल, एक ही डिपार्टमेंट में जो भी काम करते विशेष कई तरह के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर डिविजनल होता है। तो यहाँ फंक्शनल और डिविजनल और फॉर्मल जो कि सी लिखा हुआ औपचारिक, इन सब में सोपान श्रृंखला यानी कि स्कैलर चेन का रूल फॉलो होता है। यहाँ पर पूरी जो सुपीरियर से लेकर के सबॉर्डिनेट तक की जिम्मेदारी जवाबदेही सारी कुछ तय होती। लेकिन अगर आप देखें कि बी जो ऑप्शन है दैट इज अनौपचारिक, ये राइट ऑप्शन भी है, इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है, ये स्वतः ही निर्मित हो जाता है। क्यों? जो व्यक्ति, जो कलीग, जो लोग काम करते हैं वो साथ साथ आते हैं और उनके अपने संबंधों के द्वारा ये स्वतः ही निर्मित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संगठन प्रक्रिया में निहित है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, संगठन प्रक्रिया में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व, जरा देखिएगा। ए, समान कार्य का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, मतलब कि जो एक जैसे काम होते हैं तो उनका ग्रुपिंग कर दिया जाता है। इससे क्या फायदा हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। एक जैसे काम करते करते आदमी क्या होता है, दक्ष हो जाता है और स्पेशलाइजेशन आ जाता है। बी है कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या होता है, आप देखते हैं कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, तो जिसको जो भी प्रोग्राम परफॉर्म करना होता है उनको वो जिम्मेदारी दे दी जाती है। सारे ग्रुप्स अपना अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से ये डिवीजन ऑफ वर्क का ही एक एग्जाम्पल है। और ये सब मिल करके फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और सी, उपयुक्त व्यक्तियों का कार्य सौंपा जाना, कहते हैं असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन, यानी कि यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करी जा रही है कि जो भी काम है उसको जो उचित व्यक्ति है उसको सौंपना। डी, ये सभी कहते हैं ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर ये पहला भी यानी कि ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्संस, ये प्रोसेस में स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये तीनों के तीनों ही। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। ऑप्शन देखिए क्या, उत्तरदेयता अकाउंटेबिलिटी, बी उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी अधिकार यानी कि अथॉरिटी, डी अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि कार्य को सौंपना, यानी कि जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम सौंपता है, अपने वर्क को असाइन करता है और उसकी अथॉरिटी तो अथॉरिटी को अपने डेलीगेट करता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ रहती है। तो इनमें कहा गया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स, ये इनमें कौन सा ऐसा है जो एलिमेंट्स नहीं है। तो आप समझिएगा कि जब कोई भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए सुपीरियर ने प्रोडक्शन के लिए, कुछ यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए सबऑर्डिनेट को जिम्मेदारी दी और ये कहा कि ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही स्टोर जहाँ की मटेरियल रखा अगर उसकी की ना दे तो उसने अपनी अथॉरिटी को पूरी तरह से नहीं उसको सबऑर्डिनेट को सौंपा, तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए अथॉरिटी सौंपने का मतलब हो गया कि आप काम को देते हैं और जिम्मेदारी यानी अधिकार को भी आपको सौंपना पड़ेगा। दूसरा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहा गया, बी ऑप्शन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से नहीं डेलीगेट किया जा सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी अधूरी
यानी कि उनकी भी जिम्मेदारी है और जो सुपीरियर उसकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी को कभी भी सौंपा नहीं जा सकता दूसरे को, क्योंकि जो अधिकारी है यानी कि सुपीरियर है, बॉस है, उसकी ही जिम्मेदारी, जवाबदेही उसी के तय होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही या उत्तर देता, क्योंकि किसी भी तरह की मैनेजमेंट क्या करता है कि सुपीरियर को या सीनियर कर्मचारी को ये बोलता है कि देखिए आपको जो भी लोग चाहिए, सबॉर्डिनेट चाहिए, वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल, लेकिन लास्ट में जिम्मेदारी आप ही की होगी। तो यहाँ पर जो लास्ट में लिखा अनौपचारिक संगठन, ये इसका किसी भी तरीके से एलिमेंट नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता? देखिए श्रृंखला सोपान जिसको बोलते हैं स्केलर चेन, इसका मतलब क्या है कि जब टॉप लेवल अथॉरिटी से मिडिल और मिडिल से लोअर लेवल तक का ये जो अधिकारों का और या जो नियमों का या जो भी बॉस से लेकर के और फोरमैन तक का जो भी एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया है, इसी को बोलते हैं सोपान श्रृंखला। यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट से नोटिस जो जाती है या जो भी डायरेक्शन होते हैं वो लोअर लेवल तक जाता है, और लोअर लेवल की कोई भी बात है तो वो टॉप लेवल तक पहुंचता है, मिडिल लेवल तक, यानी कि एक तरीका है उसका, एक मीडियम, एक चैनल है, तो वो फॉर्मल चैनल है। तो यहाँ कहा गया कि कौन इसका अनुकरण नहीं किया, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर तो करता ही भाई है ना, कार्यात्मक संगठन है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर जो कि एक ही तरह के गुड्स को, एक लाइन के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर में भी होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन ऐसा अनौपचारिक संगठन, ये सोपान श्रृंखला का अनुकरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू रूमर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, बी अनौपचारिक संगठन इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन विकेंद्रीकृत संगठन, डी औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एक को समझते हैं पहले। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट होता है जिसके पास में सारे यानी कि पूरे अदर जो डिपार्टमेंट होते हैं वो उसी के लिए अपॉइंट किया जाता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी गुड्स को परचेज करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से परचेज डिपार्टमेंट ही क्रिएट किया गया। तो वो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, जिसको जो भी गुड्स चाहिए होता है वो रिक्विजिशन नंबर जनरेट करता है और उसी के जरिए गुड्स को ला करके अवेलेबल कराता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही परचेज डिपार्टमेंट के पास सारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो गई, तो इसलिए ये क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया। लेकिन वहीं पर जब सारे डिपार्टमेंट को ये बोला जाता कि आपको जो कुछ भी परचेज करना है, जो ज़रूरतें हैं आपकी, आप स्वयं जाके परचेज करिए, इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये कोई भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, यानी कि ये स्केलर चेन को नहीं मानता है, इसलिए ये तो नॉन क्रिएटेड, ये अपने आप स्वतः ही उग जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो क्रिएटेड ही होता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन कहा गया कि अफवाहों को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा, तो जो अफवाह बढ़ाई जाती है, अफवाह को बढ़ावा देने वाले जो संगठन है वो होता है बी अनौपचारिक संगठन। कारण क्या है कि यहाँ पर अपने उनके स्वयं के जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, जो व्यक्ति जो कोलीग साथ में काम करते हैं, तो उनके अपने इमोशनल या अपने इंटरेस्ट के कारण जब उनकी रुचियां आपस में मैच करती हैं तो वो जा कर के यानी कि एक दूसरे से बातें करते और अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी चीज़ों को शेयर करते, तो वहाँ पर से ही अफवाहों का जन्म होता है। तो देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पे बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? ऑप्शन देखिए भर्ती रिक्रूटमेंट, बी चयन यानी कि सिलेक्शन, सी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सारे के सारे सम्मिलित होते, कारण क्या है, रिक्रूटमेंट क्या करते हैं, पूल ऑफ पीपल, पूल ऑफ कैंडिडेट्स को अपनी तरफ आकर्षित करना, कि इंफॉर्मेशन देना कि भाई हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है, क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। और ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों का एक
इमोशन टच हो जाता है, लोगों को क्या होता है कि एक उनकी उम्मीद हो जाती है, इसलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। बी एस सिलेक्शन निगेटिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन लोगों को कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है तो एलिजिबिलिटी और प्लस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, इन कैंडिडेट्स को उचित रूप से सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सेलेक्ट किया जाता है, तो इसे नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। और ट्रेनिंग, जो कैंडिडेट्स एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं फिर उनको ट्रेनिंग करी जाती है, उनका इंडक्शन, ओरिएंटेशन सारा कुछ किया जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सभी शामिल हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षण की विधियां हैं। ट्रेनिंग के लिए बोला गया कि ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कौन से? जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर करना, यानी कि तरह तरह का काम कराना। इससे क्या होता है? इससे कर्मचारी की दक्षता भी बढ़ती है, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, जॉब पर ही जॉब पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग वहीं पर काम भी कर रहे हैं, वहीं पर सीख भी रहे हैं। और फिर लिखा हुआ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल के अंडर में कहीं पर वैसा ही सेम जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होता वैसा ही इन्वायरमेंट, यानी कि प्रोफेशनल के अंडर में ट्रेनिंग कराना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। प्रशिक्षुता, प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं। और डी ये सभी, तो प्रशिक्षण की ये सभी विधियां हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण स्टाफिंग इज। ऑप्शन देखिए, नियोजन करना यानी कि टू प्लान, बी नियंत्रण करना यानी टू कंट्रोल, सी निर्देशित करना यानी कि टू डायरेक्शन, डी व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, टू अपॉइंट द पर्सन्स ऑन वर्क। तो देखिए स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन एट राइट प्लेस, यानी सही जगह पर सही व्यक्ति का चुनाव करना। और स्टाफिंग के अंतर्गत जो है लोगों को, मैनेजमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे तो सिर्फ लोगों को ही नहीं, स्टाफिंग ही नहीं उसके लिए मुद्दा है, उसके लिए यह भी है कि जो है पर्सन्स के साथ में जो उनकी सामग्री यानी कि सारी चीज़ें भी व्यवस्थित होनी चाहिए। मटेरियल है या मशीनरी है वो सब भी सही से व्यवस्था करिए। हालांकि यहाँ पर स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्टाफिंग क्या है। टू प्लान, टू कंट्रोल, टू डायरेक्शन या टू अपॉइंट द पर्सन्स ऑन वर्क। तो देखिए स्टाफिंग का मतलब राइट पर्सन को राइट प्लेस पर रखना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, टू अपॉइंट द पर्सन्स ऑन वर्क। हेयर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण कड़ी है। सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन। सुपरवाइजर किसके बीच में लिंक है? यानी कि उच्च तथा मध्यम प्रबंध, टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बी कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध, वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट। सी कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध, वर्कर्स एंड लोअर मैनेजमेंट। डी कर्मचारी एवं संचालक यानी वर्कर्स एंड डायरेक्टर। देखिए सुपरवाइजर को रखा क्यों जाता है? जो निम्न स्तर पर वर्कर्स और फोरमैन हैं तो उन सबके कामों की देखभाल और उसकी जिम्मेदारी किसकी, उसके ऊपर होती कि वो उनकी रिपोर्टिंग किसको करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कड़ी का काम करता है, चेन का काम कर सकता है, ज्वाइंट करता है किसको? लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में। तो ऑप्शन देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड लोअर मैनेजमेंट और टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट और डी वर्कर्स एंड डायरेक्टर। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध के बीच, वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरी बेल संदेश वाहन होता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज। ऑप्शन देखिए, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, बी औपचारिक फॉर्मल, सी लिखित रिटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंगूरी बेल संदेश वाहन जो कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किसका एक प्रकार है? तो ये अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है, या इसे अंगूरी बेल संदेश वाहन को ही अनौपचारिक संदेश वाहन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी। तो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन दिया स्पष्ट, भाई सीधी सी बात, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा एक्सप्रेस्ड है, इंप्रेसिव होना चाहिए, प्रभावी होगा तभी तो कम्युनिकेशन सही होगा और इफेक्टिव हो जाएगा। और तीसरा है अस्पष्ट, डीएस शालीन यानी कर्टेसी के साथ होना चाहिए। आप जो है चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सामने वाले को जो है बातें अपनी रखेंगे उसके सामने। लेकिन जो सी ऑप्शन अस्पष्ट, ये कोई एलिमेंट नहीं है इसका, और यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एम्बिगुअस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पुराने संयंत्र को उन्नतशील बनाने के लिए एक नए तथा आधुनिक संयंत्र के अधिग्रहण का निर्णय है। ए डिसीजन टू एक्वायर अ न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एंड ओल्ड वन इज ए। ऑप्शन देखिए, ए वित्तीय निर्णय यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन, बी कार्यशील पूंजी निर्णय यानी वर्किंग कैपिटल डिसीजन, सी निवेश निर्णय यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डी लाभांश निर्णय यानी कि डिविडेंड डिसीजन। तो देखिए, पुराने संयंत्र को उन्नतशील बनाने के लिए एक नए तथा आधुनिक संयंत्र के अधिग्रहण का निर्णय है। ये कैसा निर्णय है कि भाई पुराने संयंत्र को उन्नतशील बनाने के लिए नए संयंत्र का अधिग्रहण कर रहे हैं, नया संयंत्र ले रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन, बी कार्यशील पूंजी डिसीजन, सी निवेश निर्णय और डी लाभांश निर्णय। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज निवेश निर्णय। अब हम आपको एक्सप्लेन करते कि ये फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरप्राइज कहाँ से अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को इकट्ठा करती है, तो उसमें वो डेप्ट कैपिटल ठीक रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक रहेगा या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में वो तय करेंगे कौन सा सही। ये होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन जो कि करंट असेट और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब ऐसी पूंजी जो साल भर एक व्यापार के अंदर रन करती रहती है, उसका काम क्या होता है कि व्यापार चलाने का काम करती है। जैसे रॉ मटेरियल को आप कह सकते हो वर्किंग कैपिटल, डेटर्स को आप कह सकते हो वर्किंग कैपिटल, जो कि एक तरह से व्यापार के अंदर में इंक्लूडेड रहती है, फंसी रहती है उसमें पूंजी की, उसको क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जहां कहीं भी आप यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लंबे चीज़ों को यानी कि लंबे अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए जो खर्च करते हैं उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन का मतलब जब लाभांश बांटने या ना बांटने के लिए जिम्मेदारी यानी कि डिसीजन लिया जाता है मैनेजर के द्वारा, तो ये क्या हो जाता है? डिविडेंड डिसीजन। लाभांश, लाभांश क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है उसी को ही लाभांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती, इंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड। किसको लीड नहीं करती? देखिए, साझेदारी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, नए निगम विभाजन को, न्यू कॉर्पोरेट डिवीजन, न्यू सब्सिडरी वेंचर, नवीन अनुदान उद्यम, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बी लिखा हुआ है कि नए निगम विभाजन, न्यू कॉर्पोरेट, देखिए नया कोई भी, उद्यमिता का तात्पर्य क्या होता है कि नई चीज़ों को यानी कि इंटरप्रेन्योर को या नई चीज़ों को क्या करना, आगे बढ़ाने का काम होता है उद्यमिता का। तो उद्यमिता नेतृत्व किसको प्रदान करती? नए निगम विभाजन को करेगी, नवीन अनुदान उद्यम को भी करेगी। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स होते हैं और उनके बीच जो एग्रीमेंट होते हैं उसके हिसाब से ही सारा कुछ चलता है और डीड के हिसाब से। तो इस तरह से उद्यमिता जो है वो पार्टनरशिप फर्म को नेतृत्व नहीं प्रदान करती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता आश्वस्त होती है के द्वारा। इंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड, कैसे पता चलता है कि यहाँ पर इंटरप्रेन्योरशिप है, इंटरप्रेन्योर है? तो ऑप्शन देखिए, ए सहायक यानी कि सब्सिडरीज, बी बृहदाकार फर्म, लार्जर फर्म, सी मध्यम फर्म, मीडियम फर्म, डी लघु फर्म, स्मॉल फर्म। तो उद्यमिता आश्वस्त होती है कैसे? बृहदाकार फर्म से यानी कि लार्जर फर्म से। लार्जर फर्म इस बात का विश्वास आश्वस्त करती है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा इंटरप्रेन्योर है जिसने अपनी जिम्मेदारी को लेकर के फर्म को इतना आगे तक बढ़ाया, उसको लार्जर फर्म में क्रिएट किया। नेक्स्ट है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करती, इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स। ऑप्शन देखिए, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बी उद्यमी कौशल में वृद्धि, इंक्रीज इन स्किल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, सी शिक्षण एवं प्रशिक्षण, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम इन सभी को करती है, कार्यक्रम प्रदान करती है। स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। आप कोई भी अगर उद्यमी है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर देती है उद्यमी, और स्किल में भी, इंटरप्रेन्योर की स्किल में भी इंक्रीमेंट होता है, एजुकेशन और ट्रेनिंग भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है। द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टुवर्ड इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। ऑप्शन देखिए, विनाशात्मक यानी कि डिस्ट्रक्टिव, बी नकारात्मक, निगेटिव, सी रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, डी असहयोगात्मक, नॉन कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, उद्यमी उठाता है
इंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक, सोची समझी जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क, बी उच्च जोखिम हाई रिस्क, सी निम्न जोखिम लो रिस्क, और डी सामान्य एवं तय की गई जोखिम मॉडरेट एंड कैलकुलेटेड रिस्क। तो देखिए ये उद्यमी क्या होता है, एक इंटरप्रेन्योर है, वो क्या उठाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सामान्य एवं तय की गई जोखिम मॉडरेट एंड कैलकुलेटेड रिस्क। देखिए उद्यमिता का मतलब ही होता है रिस्क को इन्वॉल्व करना, जब रिस्क पे लेकर के और वो गेन की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर भी रिस्क को वो मैनेज कैसे करता है कि कितना रिस्क है, मॉडरेट रिस्क होना चाहिए और वो कैलकुलेटेड रिस्क होती हैं। और उद्यमी क्या है, इंटरप्रेन्योर क्या है, जन्म लेता है मतलब बर्थ से ही होता है कोई उद्यमी, या बनाया जाता है कि मेड, या जन्म लेता है एवं बनाया जाता है, बॉर्न एंड मेड बोथ, और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी कि उद्यमी जन्म भी लेता है, यानी कि शुरुआत से ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके अंदर ये एंटरप्रेन्योरियल स्किल बाय बर्थ ही होती है, या फिर लोग क्या होता है इस स्किल को सीखते भी हैं, लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के भी एन एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो ऑप्शन देखिए भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, सी महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, डी गुजरात सरकार द्वारा गुजरात। तो भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी, राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत तथ्य द्वारा शासित होता है कि मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज गवर्न्ड बाय द फैक्ट दैट। तो किस फैक्ट के तहत है, ऑप्शन देखिए लोग सार्वभौमिक रूप में आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, पीपुल आर यूनिवर्सली मोटिवेटेड बाय नीड्स, भी लोग आवश्यकताओं द्वारा सामाजिक रूप से प्रेरित होते हैं, पीपुल आर सोशली मोटिवेटेड बाय नीड्स, सी लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, पीपुल आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड बाय नीड्स, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, देखिए मैस्लो ने अपने, अब्राहम मैस्लो इनका नाम है, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है उसमें इन्होंने 5 अपनी बेसिक एलिमेंट्स बताए हैं, और इसमें इन्होंने आवश्यकताओं पे जोर दिया कि अगर लोगों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो कोई भी व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, जोड़ता है, वो इसलिए कि, और ये थ्योरी कब दी गई थी 1943 में, और ये उन्होंने इस बात को इसमें प्रूव किया, उनके हिसाब से उनके एक्सपेरिमेंट में यही था कि लोग जो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को तो उनकी 5 जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी वजह से अगर इनकी 5 आवश्यकताएं पूरी कर दी जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा ये राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी कि लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, पीपुल आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड बाय नीड्स। सो दीज वर द 30 questions of this practice set 4, hoping that you have understand very well। अगर अब तक आपने हमारे कोर्सेज को नहीं परचेज किया है तो आप एक बार लिंक में जा करके देख सकते हैं। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जा करके सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है, आप इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में ओपन करेंगे और आप पहुंच चुके होंगे होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन के पास में आप देखेंगे बैचेज का ऑप्शन आएगा और बैचेज के बाद आप जाएंगे स्टोर पे। स्टोर पर जाने के बाद में आपको नजर आएगा स्टेट बिहार कॉमर्स 2023। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपको बाय नाउ का ऑप्शन। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग अवर कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.